हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 103 का यूनिट 12। ठीक है जी। इसका नाम है राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड एक इम्पॉर्टेंट इशू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो भाई इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। राइट के बारे में पढ़ेंगे, अधिकार जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ बात कर लिया है, पहले चैप्टर में भी इसी के बारे में पढ़ के आए थे। यूनिट 10 में भी राइट्स के बारे में पढ़ा था, यूनिट 11 में भी राइट्स के बारे में पढ़ा था। तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस 2 नए टॉपिक है, एक ऑब्लिगेशन और एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, इन 2 चैप्टर को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी इजी सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। कॉन्सेप्ट द राइट। राइट क्या है? तो राइट मैंने आपको बताया था, राइट क्या होता है? एक सोशल क्लेम होता है जो कि सोसाइटी के ऊपर रह जाता है। उनको अधिकार बोले तो साफ सीधा अधिकार। ठीक है, तो हर एक राइट आप ये नहीं बोल, हर एक राइट को रिकॉग्नाइज कराना बहुत जरूरी होता है। किससे? सोशली। ठीक है, मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि जो अधिकार होते हैं ना, वो समाज में जरूर रिकॉग्नाइज कराने चाहिए। ठीक है, जब तक उनको समाज रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जब तक उसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, तब तक वो क्या रहेंगे? एम्प्टी रहेंगे। ठीक है, वो क्लेम क्या रहेंगे? एम्प्टी रहेंगे। मतलब आपने सोसाइटी में जो अधिकार दिए हैं वो उनको बताना भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंदर आपके पास राइट है, राइट टू स्पीच, बोलने का। जब तक लोगों को उस राइट्स के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो वो राइट का होने का कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो उसको फैलाना भी है। ठीक है, पहले टाइम पर राइट का अधिकार इतना नहीं था, लेकिन मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें, मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बना के रखा है किसको? राइट को। ठीक है, बड़ा मेजर कंसर्न रहे किसका? राइट का। राइट अब इसको एक नए तरीके से देखने लगे हैं लोग, नई नई राइट्स की बात करने लगे हैं कि हमको राइट टू वर्क चाहिए, हमको राइट टू स्ट्राइक चाहिए, एनिमल्स को भी राइट चाहिए। ठीक है, पहले बस नेचुरल राइट की बात होती थी, लेकिन धीरे 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 लोगों ने नई राइट को भी लेकर आए वो। ठीक है, उन्होंने अपना जो राइट वाला फंडा था इसको बढ़ाते गए कि आप हमको एक अधिकार दो, हम 2 और अधिकार मांगेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो राइट का फंडा है ये डेवलप कैसे होता है? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द राइट कैसे डेवलप हुआ था? जब ये एंशिएंट टाइम पर नहीं था इतना, तो ये मॉडर्न टाइम पर एक बड़ा कंसर्न कैसे बन गया, है ना? कैसे हो गया ये इतना ज्यादा? तो जो ये आइडिया है किसका? राइट का। ये पिक्चर में जब आता है पॉलिटिक्स के अंदर, तब आया था जब हमने बात की थी नेचुरल राइट की। ठीक है, अब भगवान ने हमको आंखें दी है, कान दी है, एक जीभ दी है, किस लिए? बोलने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये हमारे पास नेचुरल राइट है कि हमको कोई रोक नहीं सकता बोलने से, ठीक है, सुनने से। तो ये हमारे पास क्या है? नेचुरल राइट्स है। तो राइट का जो ये आइडिया है कि यहीं से ही आता है, नेचुरल राइट से। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर 16th सेंचुरी की और 18th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पर अगर आप वर्ल्ड को देखोगे ना, तो उस टाइम पर अथॉरिटी थी, मोनार्की रूल करती थी। कहीं कहीं देखोगे तो आप वेस्टर्न साइड चले जाओगे तो वहां पर फेडरल सिस्टम था। ठीक है, तो वहां पर ये सारी गवर्नमेंट का तो कोई सिस्टम था ही नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ही नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ था। तो उस टाइम पर जो राइट दी जाती थी वो आपके रिलीजियस के बेसिस पर दी जाती थी। ठीक है, रिलीजियस के बेसिस पर दी जाती। तो मतलब पहले इतना राइट का वो नहीं था बोलबाला, लेकिन ये मॉडर्न टाइम में आपने देखा कि सबसे बड़ा कंसर्न बन चुका है क्या? राइट। ठीक है, काफी हमारे बड़े बड़े थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने किसकी बात किया? जिन्होंने राइट्स की बात की है। लस्की, टी.एच. ग्रीन, इन सभी के बारे में हमने पढ़ रखा है कि क्या बोलते हैं, राइट एक कंडीशन है किसका? सोशल लाइफ का, और बिना अधिकार के एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसको राइट दोगे तो वो अपना बेस्ट कर पाएगा। ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने बोला कि राइट बहुत जरूरी है, ये एक पावर है जिससे इंसान अपने प्रोफेशन को फुलफिल कर पाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ राइट भी पढ़ के आए, लेकिन एक बार देख ही लेते हैं जब दोबारा से आ गया है। तो टाइप ऑफ राइट यहाँ पे बोला जाता है 2 तरह की राइट होती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव राइट वाले बोलते हैं कि भाई हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही गवर्नमेंट ना ही लॉ। ठीक है, हमारे कानून खुद के कानून होंगे, हम खुद बनाएंगे, जो हम करना चाहते हैं वो हम करें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं राइट टू लाइफ, सॉरी राइट टू स्पीच। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि हमको बोलने का अधिकार है। अब ये जो नेगेटिव राइट वाले ये बोलेंगे यहाँ पे कि हमको बोलने का अधिकार है ना, तो हम कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, हम गलत बोले, हम अच्छा बोले, हम बुरा बोले, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है जी।
पॉजिटिव राइट वाले इसी चीज को किस उस वे में लेके जाएंगे, पॉजिटिव। वो बोलेंगे ठीक है जी आप हमको राइट दो बोलने का, लेकिन सर्टेन लिमिटेशन होगी, ठीक है, कि बोलोगे ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि किसी को भी गाली देने लगना है या किसी को भी बुरा भला बोलने लगो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको राइट है लेकिन कुछ लिमिटेशन में, ठीक है। तो ये हुई हमारी पॉजिटिव राइट और वो हुई हमारी नेगेटिव राइट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी सिविल राइट। सिविल राइट क्या होती है? सिविल राइट आपको अपॉर्चुनिटी देती है, किस लिए? कि आप अपना बेस्ट कर सको, ठीक है। ये आपकी जो बेसिक नीड होती है एक इंसान की लाइफ में, उन सभी को पूरी करती है, ठीक है, उन सभी को फुलफिल करती है। कौन सी? सिविल राइट। ये आपको राइट टू लाइफ देती है, राइट टू लिबर्टी देती है, इक्वलिटी देती है, ठीक है। और जो सिविल राइट होती है प्रोटेक्ट की जाती है स्टेट के थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो सिविल राइट है जो दी है इनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 जहां पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, ठीक है। तो वहां पर जो गवर्नमेंट ने जो सिविल राइट दी है तो गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट भी तो करती है, ठीक है। तो ये क्या हुई? एक तरह से सिविल राइट हुई। आगे चलते हैं पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट बोलती है कि देखो हम तुमको अधिकार देगा वोट देने का, हम तुमको अधिकार देगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का, ठीक है। हम तुमको अधिकार देगा कि तुम इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, ठीक है। हम तुमको अधिकार देगा कि अगर कल को तुम्हें गवर्नमेंट पसंद नहीं आती तुम उसको अपोज कर सकते हो, तुम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पॉलिटिकल राइट जो कि आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में क्या करती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का मौका देती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट क्या होती है? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सोशली और इकोनॉमिकली। समाज से आपको क्या देगी? सिक्योरिटी देगी। इकोनॉमिकली जो आपकी खुद की जमीन है उसको सिक्योर रखेगी, ठीक है। जो बेसिक नीड होती है एक इंसान की, उसका खाना, उसके कपड़े, उसका रहना, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सभी किसके अंदर आती है? आपकी सोशल इकोनॉमिक राइट्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि हमारा डीपीएसपी, ठीक है जी। तो ये रही हमारी सोशल इकोनॉमिक राइट। आगे चलते हैं, अब हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्लिगेशन क्या होता है। ऑब्लिगेशन होती है एक तरह से ड्यूटी। क्या होती है? ड्यूटी। राइट और ऑब्लिगेशन दोनों सेम नहीं है, ठीक है। राइट होता है अधिकार, अधिकार है हमारे पास कुछ करने का, जैसे बोलने का अधिकार है। ड्यूटी आपकी ड्यूटी हुई कि आपके पास बोलने का अधिकार है लेकिन आप किसी को गलत नहीं बोलोगे, तो ये आपकी एक तरह से ड्यूटी हुई कि आपको गलत नहीं बोलना है, ठीक है जी। तो राइट और ड्यूटी दोनों सेम नहीं है लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है जी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक लीगल ऑब्लिगेशन का लेते हैं, जैसे कि वहां पर बोला जाता है कि आपको टैक्स पे करना है। क्या करना है? टैक्स देना है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? उस टैक्स का हमको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती है। अब देखो रोड बनाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलती है, गवर्नमेंट स्कूल खोलती है, इतना कुछ करती है, तो हमारी भी तो एक ड्यूटी बनती है कि हम उसको टैक्स पे करें, ठीक है। तो ये क्या हुई? एक लीगल ऑब्लिगेशन हुई, ये हमारी लीगली ड्यूटी हुई, ठीक है। क्या रिलेशनशिप क्या है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में? तो बोला जाए ना, दोनों एक सिक्के के पहलू है, ठीक है। एक टेल है तो एक हेड है, लेकिन है दोनों एक ही सिक्के का, ठीक है दोनों एक ही सिक्के के अंदर आते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो एक कॉइन है जिसके एक साइड क्या आता है? राइट आता है, दूसरी साइड क्या आते हैं? ड्यूटी आती है। देखो जी, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट भी है उसमें ड्यूटी भी है, ठीक है। अब आपको राइट दी हुई है कि आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपके बाय बर्थ नहीं जज किया जाएगा कि आपको टीचर बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, ये चीजें नहीं होंगी। अब लेकिन इसके अंदर आपके पास पूरा राइट है कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपका प्रोफेशन करना है वो कर सकते हो, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इलीगल काम ना करें, ठीक है। तो ये क्या हुई? आपकी एक ड्यूटी हुई कि जो इलीगल वर्क है, जो इलीगल प्रोफेशन है, उनको ना करो जी, ठीक है। तो ये क्या हुई? ड्यूटी हुई, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा ये हुआ, ठीक है। और एक ऑब्लिगेशन अगर हम ले, एक सिटीजन की ड्यूटी होती है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो उसने कानून बनाया है उसको वो क्या करे? ओबे करे। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशन है, अगर उसको हम ओबे करते हैं, उसको मानते हैं, ये एक सबसे बड़ी ड्यूटी हुई किसकी? एक नागरिक की,
ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑब्लिगेशन। आगे चलते हैं, थ्योरीज ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अब कौन कौन सी थ्योरी है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की? पहली है डॉक्ट्राइन ऑफ फोर्स। ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि देखो, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मतलब जो ड्यूटी होनी चाहिए एक नागरिक की, वो बॉर्न होगी किससे? फियर से, डर से, फोर्सफुली उससे कराया जाए। ठीक है, अगर कोई इंसान कल को कुछ भी बोलता है तो क्या करे? जैसे राइट टू स्पीच का हक है, अगर वो किसी को बुरा भला बोल रहा है ना, तो उसको भाई डराओ, धमकाओ, मारो, उसको पनिशमेंट दो। ठीक है, तो इसमें जो इंसान अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं वो उसको ओबे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बोर्न आउट होना चाहिए किसी फियर से, डर से, फोर्सफुली काम करवाओ और कंपल्सरी करवाओ। ठीक है, करना है तो करना है। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो गवर्नमेंट बोलेगी, जो कानून लिखे हुए हैं उन्हीं को ही करना है। ठीक है, जो नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि चाइना। अब चाइना के अंदर लोग क्या कर सकते हैं? वहां पे लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि उनको डर है गवर्नमेंट का। ठीक है, पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो ये क्या हुआ? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हुआ। ठीक है, तो इस थ्योरी जो होती है ये आपकी मोरल ग्राउंड पर ध्यान नहीं देती है। क्या नहीं देती? ध्यान नहीं देती है। ये नहीं सोचती कि अगर आप पे कोई इंसान लोअर ऑर्डर को नहीं मान रहा है तो हम उसको पनिशमेंट देंगे तो उसको दर्द होगा, उसको पिटाई लगेगी तो बेचारा रोने लगेगा। ठीक है, इन सब चीजों पे मोरल ग्राउंड पे उसका कोई ध्यान नहीं होता, वो बस पनिशमेंट देगा और काम खत्म करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आते हैं हमारे डिवाइन राइट थ्योरी। ये क्या बोलती है? बोलती है कि जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी अथॉरिटी है, वो आपका राजा भी हो सकता है, वो आपका डिक्टेटरशिप भी हो सकता है और वो आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है। वो आपकी कौन होगी? भगवान। ठीक है, वो आपको कौन होगा? भगवान। ये क्या बोलते हैं कि जो इनकी अथॉरिटी है, जो सभी के ऊपर रूल कर रही है, वो क्या है? वो भगवान है। ठीक है, वो उसको भगवान मानते हैं। ठीक है, जो इनकी अथॉरिटी है, इस थ्योरी के अंदर लोग क्या मानते हैं? अपनी अथॉरिटी को भगवान मानते हैं। ये बेस्ड होती है फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर। लोग उनके ऊपर इतना विश्वास करने लगते हैं कि स्वयं भगवान ही वहां पर प्रकट हो गए हो। ठीक है जी, जैसे कि मुगल्स वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो 12th क्लास में तो आपको याद होगा, उसके अंदर क्या था कि लोग, हाँ, वो अपने आप को बोलते थे मुगल्स कि हम तो भाई ये जो पावर है ना हमको रूल करने की, ये डिवाइन से मिली हुई है। ठीक है, हमको भगवान ने पावर दिया है कि तुमको रूल करना है। ठीक है, एनसीईआरटी खोलो पता चल जाएगा। ठीक है, और एक और भी था कि अब वहां पर जो लोग थे, जो बालकनी थी अकबर की, वो मॉर्निंग में जब वहां पर जाता था तो लोग आते थे उनसे मिलने के लिए। बीमार इंसान आता था, जो कोई बेचारा परेशान था वो आता था। क्यों आता था? एक उम्मीद में कि हम जो हमारे महाराजा है, अगर उनका सुबह सुबह फेस देख लेंगे, उनकी शक्ल देख लेंगे तो हमारे सभी संकट वगैरह दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना विश्वास करते हैं वो। ठीक है, अपना जो राजा है उसी को वो भगवान समझने लगते हैं। तो ये होती है डिवाइन राइट थ्योरी। ठीक है, और ये रिलीजियस के ऊपर ज्यादा फेथ करती है, ना कि मोरल ग्राउंड पे। अगर राजा ने बोल दिया कि इसके हाथ काट दो तो उसी टाइम पर उसी के हाथ काट दिए जाएंगे। ठीक है, द थ्योरी स्टार्टेड टू लूज अ सिग्निफिकेंस ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो थ्योरी है ना डिवाइन राइट की, ये अपनी इंपॉर्टेंस खो चुकी है। क्यों? जब से डेमोक्रेसी पिक्चर में आया है। ठीक है, तो ये अपनी जो इंपॉर्टेंस थी वो खो चुकी है। आगे चलते हैं, आगे है कंजर्वेटिव थ्योरी। कंजर्वेटिव थ्योरी क्या बोलती है? बोलती है कि प्रमोट करना है, क्या मेंटेन रखना है, किसको? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती है कि गवर्नमेंट जो होगी, हाँ, कंजर्वेटिव क्या होता है? जो कंजर्व करने की बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि हमको अपने ट्रेडिशन, अपने रिचुअल्स, अपने रिलीजियस को बचा के रखना है, हिस्ट्री को बचा के रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ये बोलते गवर्नमेंट कोई चेंजेस नहीं लेके आएगा रे। ठीक है, बोलते हैं कि हमारा जो पहले से जो चली आ रही है ना प्रथाएं, वही चलनी चाहिए। ठीक है, और ये मोरली नहीं होती है। ठीक है, ये बोलती है कि अरे इंसान इम्परफेक्ट है, उसको नहीं पता जो वो कर रहा है उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। ठीक है, वो बोलते हैं कि अगर वो कल को कोई भी चेंजेस लेके आएगा तो उसका रिजल्ट उसको नहीं पता, तो इससे अच्छा आप चेंज ही ना करो।
ठीक है, तो कोई चेंजेस मत लेके आओ, अगर लेके आ रहे हो तो धीरे 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 100 साल में कोई एक चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। तो कंजर्वेटिव ये कहते हैं, ठीक है, ये मॉरलिटी के ऊपर बेस नहीं होता है, ये जो पहले से प्रथाएं बनी हुई है सोसाइटी के अंदर उसके ऊपर बिलीव करता है, ठीक है जी। तो ये रही हमारी कंजर्वेटिव थ्योरी। आगे चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, कि हम रूल को फॉलो करेंगे और हम आपको टैक्स पे करेंगे तो आप हमें बेसिक नीड प्रोवाइड करोगे, ठीक है। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल को ज्यादा सपोर्ट करता है, उसकी जो डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, पावर चलाती है, और वो पावर जब भी यूज करती है जब उसको कोई चीज इंप्लीमेंट करनी हो, ठीक है, लोगों को मनवाना हो, तभी वो पावर यूज करेगी। अगर कल को कोई कानून आता है, अगर लोग नहीं मानते तो उसको मनवाने के लिए ही गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी पावर यूज करेगी, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ हमारे बड़े बड़े सपोर्टर भी रहे हैं कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, होबल्स, लोकेस, रूसो, ठीक है, ये इसको काफी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और सिविल सोसाइटी के अंदर यही नेचर दिखता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, और इसके अंदर जो लॉक्स है वो बोलते हैं कि लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मतलब बहुत ही कम होना चाहिए किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर। ये कम उसकी बात करते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की, लोगों के पास जो ड्यूटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, उनके पास राइट्स ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही हमारी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आगे चलते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट का एक ही कहना, एक ट्राइंगल होता है ना 3 फुट का, उसको ऐसे घुमा लो जस्टिस में तो वो एक बात बोलेगा, उसको नीचे से घुमा लो तब भी वो ऐसे ही दिखने वाला है, उसको कहीं से भी घुमा लो वो हमेशा ऐसे ही दिखेगा। तो ऐसे ही हमारे मार्क्सिस्ट जी है, जस्टिस की बात कर लो, इक्वालिटी की बात कर लो, राइट्स की बात कर लो, इनको एक ही बात बोलनी है कि सोसाइटी दो उसमें डिवाइडेड है, एक के पास बहुत कुछ है और एक के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोलते हैं कि जिनके पास सब कुछ है ना वही डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को, तो एक नई स्टेट बनाओ और वो भी रिवोल्यूशन की, क्रांति करो, क्रांति के बाद एक नया स्टेट बनाओ जो कि डोमिनेट करेगा कौन, वर्किंग क्लास, प्रोलिटरेट, ठीक है। इन्होंने ना वर्किंग क्लास के लिए एक नया नाम रखा है, प्रोलिटरेट, ठीक है। इनको नाम चेंज करने का बहुत शौक था, तो आप इस नाम को जरूर याद करके जाना क्योंकि पेपर में लिख के आने का है, ठीक है। तो प्रोलिटरेट इन्होंने किसको बोला है, वर्किंग क्लास को, जो पहले से ही एक्सप्लॉइट होती हुई आ रही है, ठीक है। तो बोलते हैं कि एक नया स्टेट बनाना है, वो भी रिवोल्यूशन से, जिसमें डोमिनेंट कौन रहेगा, प्रोलिटरेट। और बोलते हैं कि ये टाइम होगा किसका, मेजॉरिटी का, जहां पे मेजॉरिटी के हाथ में पावर होगी और वो भी मिनॉरिटीज के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे मार्क्सिस्ट का कहना हुआ, इनकी थ्योरी में हमेशा यही कहना होता है हर चीज के ऊपर। आगे चलते हैं अनार्किस्ट। ये क्या बोलते हैं कि हमको कोई सरकार नहीं चाहिए, हम अपना खुद का रूल करेंगे, हर एक इंसान फ्री होना चाहिए, ठीक है। ये बोलते हैं कि हमको स्टेट नहीं चाहिए रे बाबा, हम अपना काम खुद करेंगे, हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कानून वानून नहीं मानने का, ठीक है। 19 और 20 सेंचुरी में काफी रिवोल्यूशन मूवमेंट आपको देखने के लिए मिले थे, कहां पर, वेस्टर्न कंट्रीज में, जो कि अनार्किस्ट थॉट को काफी क्या करते थे, फेवर करते थे, बोलते थे हमको सरकार नहीं चाहिए, हमको खुद को रूल करने का है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि जैसे कि अगर आपको कोई बेच देता है, ठीक है, एक इंसान को एक जगह से कहीं और लेकर जाना, उसे भी एक ट्रैफिकिंग बोलते हैं एक तरह से, लेकिन उसकी मनमानी से नहीं, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक तरह से ये भी होता है कि आपको बेचना या फिर आगे किसी भी पार्ट को बेच देना, वो एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक सबसे बड़ा कंसर्न है आज के टाइम पर, अगर हम देखो तो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। लोग एक से दूसरी कंट्री में जाते हैं फिर आते ही नहीं है, क्या हो जाता है, नहीं पता, ये भी तो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है। स्लेवरी जो कि एक फॉर्म है किसका, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जहां पे आप एक स्लेव को क्या करते हो, खुद खरीद लेते हो और फिर उसको किसी और को बेच देते हो, ठीक है। पहले जो राजा होते थे वो क्या करते थे, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है स्लेवरी, ठीक है। आप किसी से जोर जबरदस्ती कुछ भी काम कराते हो, जो स्लेवरी सिस्टम जो चला हुआ आ रहा है ये ऐसे नहीं है। पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े राजा थे, वो क्या करते थे, दूसरे राजा से उसके स्लेव्स को खरीद लिया करते थे, तो ये कहाँ का सिस्टम है, ठीक है। और अगर हम आज के स्लेवरी सिस्टम को डिफाइन करें तो कोई ऐसा कानून नहीं है जहां पे स्लेवरी सिस्टम को डिफाइन किया गया हो, ठीक है।
अगर हम देखें तो जैसे कि स्लेवरी सिस्टम कि आप जबरदस्ती किसी भी इंसान से लेबरिंग करा रहे हो, ठीक है, फोर्सफुली किसी के साथ शादी कर रहे हो, ठीक है, और उससे जोर जबरदस्ती कुछ भी काम करा रहे हो, ठीक है, या किसी भी इंसान को जबरदस्ती कहीं भी लेकर जा रहे हो, वो एक स्लेवरी ही आता है, स्लेवरी सिस्टम के अंदर ही आता है, ठीक है। अब ऐसा क्या रीजन है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मतलब ऐसा क्या है, कॉजेस क्या है, ठीक है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। तो इसका कोई जड़ आज तक पता नहीं चला है कि कहां से स्टार्ट हुई है, क्या है, कैसे है, नहीं पता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हर एक देश में अलग अलग तरीके से की जाती है, ठीक है, इसका कोई एक वो नहीं है, ठीक है, जिसे हम बोल सके कि हाँ एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है कि बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, वो बस खत्म नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत अलग अलग तरीके से की जाती है। अगर कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें कि इसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो आपकी पॉवर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, लोगों की ह्यूमन राइट को वायलेट करना, कॉन्फ्लिक्ट होना, वॉर होना, तो उस टाइम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप अपना खुद का ही ले लो, हमको 1947 के अंदर आजादी मिली थी, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उस टाइम पर हमारा पार्टीशन भी हो गया था, ठीक है, भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो उस टाइम पर इतना वायलेंस हुआ था, उस टाइम पर इतना ट्रैफिकिंग हुआ था, अगर आपको पता हो कि बॉर्डर का क्या हालत था, ठीक है, पॉवर्टी की वजह से, लैक ऑफ सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से लोगों की ह्यूमन राइट को वायलेट किया जा रहा था, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ही रीजन था, ठीक है। तो उस वजह से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। सबसे बड़ा कंसर्न, एक मेजर कंसर्न ये भी है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। 2015 के अंदर, 2015 के अंदर अर्थक्वेक आता है, कहां पर, नेपाल के अंदर, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ जाती है, जिसका इफेक्ट वुमेन और चिल्ड्रन पर काफी ज्यादा पड़ने लगा था। क्यों? क्योंकि वो सोशली और इकोनॉमिकली क्या थे, डिसएडवांटेज थे, ठीक है। और ये हमको दो ग्रुप में काफी दिखता है, दलित और तमंग ग्रुप, ठीक है। ये ऐसी कम्युनिटी थी जहां पर हमको ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा दिख रही थी, ठीक है। वेस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे कि सीरिया, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। आज के टाइम पर एक मूवी है जो कि काफी हिट चल रही है, सभी को पता होगा, इतना इशारा काफी है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल, एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो ये वेस्ट साउथ सेवरल बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज है जिसके अंदर क्या चलता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा चलता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर इंडिया के अंदर देखें तो इसको इलीगली माना गया है। क्या बोला गया है? इलीगल है कि आप किसी इंसान से जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो, ठीक है, किसी इंसान को नहीं बेच सकते हो, ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। अरे आप होते कौन हो भाई? खरीदने वाले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके अकॉर्डिंग 20,000 वुमेन और चिल्ड्रन 2016 के अंदर किसके विक्टिम थे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। कि इतनी वुमेन्स को और इतने चिल्ड्रन को क्या करा जा रहा था? किडनैप करके बेचा जा रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंडिया, साउथ एशिया कंट्रीज में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। आप खुद आपने यहाँ पर देखते होंगे कि उस बच्चे को किडनैप कर लिया, उस बच्चे को हमारे यहाँ पर ही पिछले साल ही एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया था। तो मतलब बहुत ज्यादा होता है और कॉजेज इसका एक नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो इंडिया के अंदर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आर्टिकल 23 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बोलता है कि प्रोहिबिटेशन मिलेगा, मतलब बचाया जाएगा किसे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, कि आप किसी इंसान को बेच नहीं सकते हो, ना ही किसी इंसान से जोर जबरदस्ती कुछ काम करा सकते हो, ठीक है। और इन सबको खत्म करने के लिए आपको सिविल सोसाइटी का बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो बड़े बड़े एनजीओज होते हैं उनको इफेक्टिवली और वो काम करे, ठीक है, तो तभी कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट भी बहुत, मतलब गवर्नमेंट भी कुछ लॉ इंप्लीमेंट करे और वो भी इफेक्टिवली, तो जब जाके सारी चीजें कम होंगी, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यार, किसी इंसान को तुम बेच रहे हो, किसी इंसान से जोर जबरदस्ती काम करा रहे हो। आप खुद एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आप कहीं भी जाते हो, बाहर जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो आपने देखा होगा कितने छोटे छोटे बच्चों को वहां पर काम के लिए रखा जाता है,
कम से कम 3-4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, उनसे काम कराया जा रहा है। तो वो भी तो एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। वो आप सबको नॉर्मल लगता होगा, लेकिन कभी किसी ने सोचा है उस चीज के बारे में कि नहीं करा सकते उनसे काम? उनकी खेलने कूदने की उम्र है, उनकी पढ़ने की एज है वो। लेकिन सोसाइटी की जब तक चेंज नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी को बहुत ज्यादा सीरियसली इस चीज के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो कि इसके ऊपर एक्शन ले और इस चीज को खत्म करे, ठीक है। जड़ तो नहीं पता, लेकिन जहां तक ये चीजें खत्म हो सके ना वहां तक खत्म करे इस चीज को, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। सॉरी, टेलीग्राम पर ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और इस चैप्टर के अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ तो राइट वाला टॉपिक तो आप छोड़ ही देना, ठीक है, क्योंकि वो तो आपने काफी बार पढ़ लिया है। थ्योरी, ये ऑब्लिगेशन, और एक ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कॉजेज उसके, और थ्योरीज ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, 4 टॉपिक इसके अंदर मेन है। इन चारों को याद कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।